आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। किसी कब्रिस्तान में जहां लोगों का ज्यादा आना जाना नहीं होता, वहां जिंदगी और मौत एक अजीब खेल खेलती है। ऐसी जगहों पर लोग कम ही जाते हैं या वो जगह बंद होती है। तब इन जगहों पर कुछ शैतानी ताकतें अपना कब्जा जमा लेती हैं। इन बुरी और शैतानी आत्माओं को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस जाति या किस धर्म से हो। उनको बस इस बात से फर्क पड़ता है कि तुम इंसान हो या नहीं, और इस वजह से वो शैतानी ताकतें उन्हें बहुत तकलीफ पहुंचाती हैं। तो ये बात है उस वक्त की जब मेरे एक दोस्त को पता चला कि मैं भूत प्रेत में काफ़ी दिलचस्पी रखता हूँ। तो इस सिलसिले में मेरे दोस्त ने मुझे एक जगह पर मिलने के लिए बुलाया। तो मैंने कहा, तेरे घर पर आऊँ या बाहर कहीं मिलना है? तो इस पर उसने कहा, बाहर मिलते हैं, मैं तुझे एक इंसान से मिलाऊंगा। उसके ये कहते ही मुझे पता चल गया कि वो किस बारे में बात कर रहा है। उसने घर के पास एक छोटे से ढाबे पर बुलाया। मैं वहां गया तो वो मेरा पहले ही इंतज़ार कर रहा था। वहां बैठकर हमने चाय और पराठे का ऑर्डर दिया, और फिर एक इंसान और आया जिसके बारे में दोस्त ने कहा था। वो भी आकर हमारे पास ही बैठ गया। उसका नाम मनोज था। मनोज उम्र में हमसे काफ़ी बड़ा था। मनोज उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर का रहने वाला है। उसको देख मैं थोड़ा हिल सा गया। मैंने देखा कि उसकी आंखें कैसे कानों की तरफ से जल के चिपकी सी पड़ी हुई है। वो देखने में बड़ा ही अजीब सा लग रहा था, लेकिन मैंने पूछा नहीं ऐसा क्यों है, क्या पता उसे बचपन से कोई बीमारी हो। एक ख्याल ये भी था कि क्या पता उसके साथ बचपन में कुछ हुआ हो। मनोज के बारे में दोस्त ने बताया कि वो नौकरी के लिए हल्द्वानी से यहाँ आया था। कई जगहों पर कोशिश करने के बाद भी कहीं बात नहीं बनी। तो मनोज ने नौकरी के बारे में अपने किसी रिश्तेदार से बात करी। तो उन्होंने कहा कि तू तो हट्टा कट्टा है, कहीं चौकीदारी ही कर ले, तब तक के लिए जब तक कोई अच्छी नौकरी नहीं लगती। फिर मनोज ने बोलना शुरू किया कि ये बात तब की है जब मनोज 25-26 साल का था। फिर उसने इसके बाद 2 जगह और कोशिश की, और फिर एक जगह बात बनी। उस इलाके में एक नाला था जिसकी वजह से वहाँ हवा में नमी, बदबू और ठंडक थी। वो इस इलाके में रात को साइकिल से निकलता था। उसके पास एक डंडा होता था जिसके पीछे वो साइकिल में फंसा कर रखता था। गले में एक सीढ़ी थी जिससे बीच बीच में वो बजाता, ताकि लोगों को पता रहे कि वो आराम से सो सकते हैं। बाहर चौकीदार घूम रहा है। उसके पास एक टॉर्च भी थी, क्योंकि कोई कोई जगह पर अंधेरा बहुत ज़्यादा था। आजकल तो खैर इतने चौकीदार नहीं होते हैं, पहले तो उनके और वो डंडे की आवाज़ ही और सीटी की आवाज़ रोंगटे खड़े कर देती थी। मनोज ने बताया कि वो दिन में आराम करके रात को 11 बजे निकल जाया करता था। रोज का यही काम था, और वो अब गलियों को अच्छे से पहचान भी गया था। जिस इलाके में वो काम किया करता था वहाँ एक तरह कुछ झुग्गियाँ सी बनी हुई थी, और बीच में एक बड़ी सी दीवार। उसके दूसरी तरफ नाला, कब्रिस्तान और शमशान घाट थे। कब्रिस्तान काफ़ी बड़ा था और उसके चारों तरफ से बाउंड्री की दीवारों से घिरा हुआ था। मनोज ने बताया कि जब मुझे यहाँ नौकरी मिली तो किसी ने भी मुझे उस कब्रिस्तान के बारे में नहीं बताया था। फिर एक दिन जब मैं उस कब्रिस्तान के सामने से गुजर रहा था, तब मैंने देखा कि कोई चीज़ किसी को खा रही है। जब मैं उसके पास गया
तो उस चीज़ ने मेरे ऊपर कुछ फेंका। फिर मुझे होश अस्पताल में आया, जहाँ मुझे पता चला कि मैं पिछले 2 सालों से बेहोश था। और जब मैंने अपनी शक्ल आईने में देखी तो मैंने देखा कि मेरी आंखें जली हुई थी और मेरे कान एक तरफ से चिपका हुआ था। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। क्या हो अगर रात को आपकी नींद खुले और आपको दिखे कि एक मुर्दा एक जिंदा इंसान को ले जा रहा है। उस दिन अगर 1 सेकंड की भी देरी हो जाती तो वो मुर्दा उसे ले जा चुका होता। ये कहानी हमसे विमल ने शेयर की है। ये कहानी हिमाचल के कांगड़ा जिले की है। आगे की कहानी विमल की जुबानी। जब मेरे दोस्त के दादा की मौत हुई, ये साल 1998 की बात है, तब हिमाचल के इस इलाके में माना जाता था कि जिस घर में किसी इंसान की मौत हो जाए उस घर में सबको रात भर जागे रहना होता है। और इसके पीछे का कारण ये था कि अगर लाश के पास बैठे लोग अगर सो जाते हैं तो मुर्दा उठ खड़ा होता है और अगले दिन जहां मुर्दे को जलाने वाले होते हैं वहां जाकर जितने भी घर के लोग होते हैं उनकी चिता बनाता है और वापस घर आकर सबको बारी बारी से उनकी चिता पर ले जाकर जला देता है। इस दौरान ये भी हो सकता है कि मुर्दा किसी को ले जा रहा है तो उसकी आंख खुल जाए तो उठ जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं था। और उसका भी एक कारण था जिसे पहाड़ी भाषा में मुर्दे का जाल बोलते हैं, मतलब वश में कर लेना। लेकिन जिंदा इंसान उस मुर्दे के वश में तब तक होता है जब मुर्दा उसे घर की दहलीज के बाहर ले जा सकता है। और इस अनर्थ को रोकने के लिए नगाड़े वालों को रखा जाता है, जो हर थोड़ी थोड़ी देर में नगाड़ा बजाता है ताकि घर का कोई भी सदस्य सो ना पाए। लेकिन उस दिन कुछ अलग सा हुआ। मौत रात को देर से हुई थी और घर भी गांव से दूर था और उस वक्त मोबाइल टेलीफोन वगैरह नहीं होते थे, तो किसी रिश्तेदार को भी नहीं बुला पाए, इसलिए बहुत कम लोग ही आ पाए। और जैसा मैंने आपको बताया, वो रात थोड़ी अलग थी। एक एक करके घर के सब लोग सोने लग गए, यहाँ तक कि नगाड़े वाला भी सो गया। और फिर वही हुआ जिसका डर था। मुर्दा उठ खड़ा हुआ और शमशान जाके सबकी चिता बनाने लगा। कई बार आपने भी ये चीज़ देखी होगी कि जहाँ सोने के लिए मना किया जाता है वहीं पर नींद आती है, और वो भी गहरी वाली नींद। तो अगर विमल की माने तो उस रात उन सबके साथ भी ऐसा होना शुरू हो चुका था। तब तक मुर्दा सबकी चिता बनाकर घर वापस आ गया था और अब समय था जो मैंने आपको शुरुआत में बताया। उस रात अगर 1 सेकंड की भी देरी हो जाती तो ना जाने क्या हो जाता। घर आते ही सबसे पहले अपने छोटे बेटे को मुर्दे ने कंधे पर उठाकर घर की दहलीज की तरफ चल पड़ा। फिर जैसे ही मुर्दे ने घर की दहलीज के बाहर कदम रखा, नगाड़े वाले की आंख खुल गई। फिर उसने अचानक से नगाड़ा बजाना शुरू कर दिया, जिससे मुर्दे का एक पैर बाहर और एक पैर अंदर, ऐसे में ही वो गिर गया। अभी तक जो कुछ भी हुआ उस पर किसी ने विश्वास नहीं किया था, पर अगले दिन जब लोग शमशान घाट में उस मुर्दे को जलाने पहुंचे तो वहां पर सारे घर वालों की चिता मिली। और उसके बाद सबने इस बात पर विश्वास कर लिया कि घर वाले सच बोल रहे थे। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज की तीसरी कहानी की ओर। मेरा नाम विजय है। मैं एक प्राइवेट कंपनी का बस चलाता हूँ, या फिर ऐसा कहें कि उस प्राइवेट कंपनी के लिए बस चलाता हूँ। काम ये होता है कि उस कंपनी के वर्कर्स को
अपनी बस में बैठाकर घर से ले आना और फिर उन्हें वापस घर छोड़ देना, बस इतना ही। और फिर उन्हें घर छोड़ने के बाद हर रात बस को अपने घर ले जाना। मेरा घर ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, मगर बस खड़ी करने के लिए एक बहुत ही बड़ी खाली जगह या फिर मेरी ही खाली ज़मीन वहाँ पर पड़ी हुई है, तो मैं बस को वहीं पर खड़ा करता हूँ और हर सुबह वहाँ से बस लेकर वर्कर्स को लेने निकल पड़ता हूँ। उस रात मैं कंपनी के सारे वर्कर्स को लेकर उन्हें अपने अपने घर छोड़ने के लिए निकला था। उस रात ठंड का मौसम था, महीना दिसंबर का था। ऐसी वैसी ठंड नहीं, दिसंबर के आखिरी सप्ताह की ठंड, कड़ाकेदार और रूह कंपाने वाली। मैं बस चला रहा था, अपने कानों में मफलर बांधे। पीछे बैठे वर्कर्स भी ठंड के मारे जैसे सिकुड़ से गए थे। मैं बस को तेजी से रास्ते पर भगाता हुआ आगे बढ़े जा रहा था। बस की सारी खिड़कियां बंद थी, इसलिए ज़्यादा हवा अंदर नहीं आ रही थी, मगर ठंड तो फिर भी लग ही रही थी। मैं बस चलाते चलाते एक एक करके वर्कर्स को उनके घर पर छोड़ता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। अब बस एक आखिरी वर्कर ही रह गया था, जिसका घर भी अब बस पास ही आ गया था। मैंने उसे उतारा और वापस अपने घर की ओर बढ़ पड़ा। मैं रास्ते पर अकेले तेजी से उस इतने बड़े बस को भगाए जा रहा था। बस में मैं पूरी तरीके से अकेले था। ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। रास्ते पर कोहरा होने की वजह से ये डर भी था कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए, मगर घर पहुंचने की जल्दी मुझे बस की रफ्तार बढ़ाने पर मजबूर किए जा रही थी। मैं बस चलाए जा रहा था और अपने घर के रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे सामने की तरफ से कुछ रोशनियां नजर आईं। मैंने अपनी गाड़ी की रफ्तार धीमी कर दी। कोहरे की वजह से साफ कुछ तो दिख नहीं रहा था, इसलिए मैंने बस को और करीब ले गया और फिर मैंने देखा कि वहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है, यानी पुलिस की नाकाबंदी है। मुझे समझ नहीं आया कि भला यही तो मेरे घर का रास्ता है, इस रास्ते पर नाकाबंदी क्यों की गई है। मैंने बस रोका तो एक पुलिस वाला भागता हुआ मेरे बस के सामने आया और बोला, सामने एक्सीडेंट हुआ है और ये रास्ता बंद है, पीछे वो जो जंगल वाला रास्ता है ना, उधर से घुमा कर ले लो। इस पर मैंने पुलिस वाले को देखते हुए कहा, पर सर वो रास्ता। इस पर पुलिस वाले ने कहा, हाँ वो रास्ता, क्यों, कोई दिक्कत है क्या। तो इस पर मैंने कहा, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, अच्छा ठीक है। जिसके बाद मैंने धीरे धीरे बस को वापस घुमाया और उस रास्ते की तरफ निकल पड़ा। उस रास्ता यानी कि वही रास्ता जिसके बारे में ना जाने मैंने कितने ही लोगों से सुन रखा था। ऐसा कुछ जिसे सुनकर रात में किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। दरअसल लोगों का मानना है कि उस रास्ते पर बहुत से हादसे हुए हैं, इसलिए वो रास्ता भूतिया हो गया है। कहते हैं कि उस रास्ते पर आत्माओं का घर है। आत्माएं उस रास्ते पर भटकती फिरती हैं, एक नहीं दो नहीं बल्कि कई सारी आत्माएं। मगर पुलिस इन बातों पर विश्वास नहीं करती, और भला करे भी क्यों, उनका यही तो काम ही है। मगर मुझे इन सब चीज़ों पर पूरा विश्वास था। मेरे छोटे भाई ने भी मुझे कहा था कि उस रास्ते पर कभी मत जाना, रात के समय तो खास कर नहीं, क्योंकि उस रास्ते पर आत्माओं का बसेरा है। मगर आज मेरी मजबूरी थी। आज मुझे घर पहुंचने के लिए उस रास्ते पर जाना ही होगा। मैं धीरे धीरे बस चला रहा था, पता नहीं क्यों, मगर मुझ में एक अजीब सा डर भर गया था। मैं कोशिश कर रहा था
कि वो रास्ता जितनी देर से आए उतना ही बढ़िया है, मगर घर भी तो पहुंचना ही था। आखिरकार मैं उस रास्ते पर पहुंच ही गया। जैसा मैंने सोचा था, नज़ारा बिल्कुल वैसा का वैसा। रास्ता पूरी तरीके से खाली, रास्ते के दोनों तरफ घने जंगल और एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं, एक भी मतलब एक भी नहीं। पूरे रास्ते पर अंधेरा ही पसरा हुआ था। बस मेरी बस की हेडलाइट की रोशनी उस रास्ते को रोशन कर रहे थे। मैं तेजी से बस को लेकर आगे बढ़ने लगा। जितना जल्दी हो सके मैं उस रास्ते से निकल जाना चाहता था। मैंने ये तय कर लिया था कि अगर आज मैं इस रास्ते से जिंदा निकल गया तो फिर कभी भी इस रास्ते पर नहीं आऊँगा। वो रास्ता ऐसा मनहूस दिख ही रहा था कि अंदर ही अंदर मुझे एक डर खा रहा था। मैं बस को तेजी से आगे बढ़ाने लगा। अभी मैं बस चला ही रहा था कि तभी अचानक मेरी बस एकदम से रुक गई। मगर अजीब बात तो ये थी कि मैंने बस रोका ही नहीं, मैंने ब्रेक पैडल दबाया ही नहीं, तो फिर बस अपने आप ही कैसे रुक गई। मैं अपनी जगह पर बैठा बैठा अभी ब्रेक पैडल की तरफ देख ही रहा था कि तभी इतने में ही अचानक से बस का बंद दरवाज़ा, जो कि अंदर से बंद था, एकदम से अचानक से खुला और फिर उसमें सवारियां दाखिल होने लगी। सवारियां जिनके चेहरे इतने डरावने थे कि मेरे हाथ पैर थर थर कांप रहे थे। उनकी शक्लें इतनी ज़्यादा खौफनाक थी कि मेरे पैर ऐसे कांप रहे थे कि मैं बार बार एक्सीलेटर दबाए जा रहा था, मगर फिर भी बस आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। धीरे धीरे करके करीब 10-15 बहुत ही भयानक चेहरे वाली सवारियां एकदम से बस के अंदर आईं और अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। किसी का चेहरा आधा कटा हुआ था, किसी की आंखें नहीं थी, किसी का पैर नहीं था तो किसी का सर ही नहीं था। मैं तो जैसे अधमरा सा हो चुका था। सीट पर पड़ा पड़ा मेरी पीछे देखने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। मैं बस रियर व्यू मिरर से बीच बीच में तिरछी नज़र से पीछे देख ले रहा था। तभी उनमें से एक सवारी ने कहा, चलो भाई, बस इस रास्ते के आखिरी छोर पर उतार देना। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। इतने में ही बस का दरवाज़ा अपने आप बंद हुआ और बस भी अपने आप ही आगे बढ़ने लगी, जबकि मैंने एक्सीलेटर दबाया ही नहीं था। बस थोड़ी आगे बढ़ी तो मैंने एक्सीलेटर को कंट्रोल किया और फिर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। मैं जानता था कि अगर मेरी एक चालाकी इन्हें मालूम पड़ गई तो मैं मारा जाऊंगा। इसलिए मैं बस लेकर धीरे धीरे ठीक उनके कहे मुताबिक आगे बढ़ने लगा। मैं कपकपाते हाथों से बस की स्टीयरिंग थामे हुए था और जैसे तैसे आगे बढ़ रहा था। इस बीच वो सारे सवारियां आपस में बात किए जा रहे थे। धीरे धीरे बस चलते चलते उस रास्ते के आखिरी छोर पर पहुंची। इससे पहले कि मैं बस की ब्रेक दबाता, अचानक से बस रुकी और फिर उनमें से एक सवारी ने कहा, बस बस यहीं पर। इसके बाद बस का दरवाज़ा वापस अपने आप खुला और वो सभी सवारियां एक एक करके बस से नीचे उतरने लगी। मैं चुपचाप ड्राइविंग सीट पर बैठा सामने देखे जा रहा था। तभी उनमें से जो आखिरी सवारी वो मेरे करीब आया और मेरे कंधे पर हाथ ठोकते हुए बोला, तुम अच्छे आदमी हो। मैंने पलट कर देखा तो उस आदमी के दोनों आँख ही नहीं थे और आधा सर जैसे उड़ा हुआ था। मेरी तो रूह कांप गई, मगर फिर वो भी बस से नीचे उतरा। जिसके बाद मैंने बस चालू किया और फिर मैंने बस को जो भगाया तो सीधे अपने घर जाकर ही रुका। उस रात के बाद से मैंने ये ठान लिया कि मैं मर जाऊंगा, मगर उस रास्ते पर वापस कभी नहीं जाऊंगा।
तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।